प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित कथा पटकथा विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उनके कुशल मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही यह प्रस्तुति मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और विद्यार्थियों, कथा पटकथा के बारे में आपको समझाने के लिए अपने प्रस्तुति की ओर ले चलूँ। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे कथा क्या है, पटकथा क्या है, पटकथा के स्रोत, स्वरूप और संरचना कैसी है, नाटक व फिल्म की पटकथा में क्या क्या अंतर हैं तथा पटकथा लेखन का प्रारूप किस प्रकार का होता है। आओ अपने विषय की ओर आपको आगे ले चलूं। प्रसिद्ध साहित्यकार और कई सफल टेलीविज़न धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों की रचना की है। वे पटकथा लेखक के नाम से भी जाने जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी का मानना है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। स्वर्गीय लेखक मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या बला है। विद्यार्थियों, हो सकता है कि शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा हो कि पटकथा क्या बला है। तो आओ जानें पटकथा है क्या। पटकथा में दो शब्दों का संयोग है, अर्थात पटकथा दो शब्दों के संयोग से बना है, पट तथा कथा। पट का अर्थ है पर्दा, कथा का अर्थ है कहानी। पटकथा का क्या अर्थ हुआ? पटकथा का अर्थ हुआ कि एक ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, उसे पटकथा कहते हैं। आओ अब जानें कथा का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिए। किसी नाटक, फिल्म या टेलीविज़न सीरियल बनाने के लिए सबसे पहले एक कहानी की आवश्यकता होती है। यह कहानी समाज की किसी भी ऐतिहासिक या समकालीन घटना, साहित्यिक रचना, समाचार आदि पर आधारित हो सकती है या फिर पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकती है। उस घटना, समाचार आदि को एक कहानी के रूप में लिखा जाता है जिसे कथा कहा जाता है। पटकथा का अर्थ नाटक, फिल्म या टेलीविज़न सीरियल में इस कथा को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग दृश्यों, घटनास्थलों, परिवेश आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कथा को पर्दे पर दिखाने के लिए इसकी पटकथा लिखी जाती है। अतः पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा को पटकथा कहते हैं। इसी के आधार पर निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियों तथा संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरे के पीछे कार्य करने वाले तकनीशियनों तथा सहायकों को अपने अपने विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं। विद्यार्थियों, कथानक तो इसका महत्वपूर्ण व अभिन्न भाग
होता ही है। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वह है कथा। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे लिखी जाएगी? अब प्रश्न यह उठता है कि यह कथा या कहानी हमें कहाँ से मिलेगी? इसके कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना, ये सभी पटकथा के स्रोत हो सकते हैं। मशहूर उपन्यासों, कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में पुनः फिल्माया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों, जिनमें मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। विद्यार्थियों, दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। आप देख भी पा रहे हैं, रामायण तथा महाभारत जो धारावाहिक हैं उनके दृश्य मैंने आपको उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए यहाँ प्रस्तुत किए हैं। ये दोनों धारावाहिक साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर मंचित किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों, अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। पटकथा के स्रोत का अध्ययन करने के उपरांत अब हमारे समक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है पटकथा लेखन का। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना अथवा ढांचा किस प्रकार से तैयार होता है। विद्यार्थियों, फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले के नाम से जाना जाता है। नाटक की तरह ही यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल भी होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व तथा टकराहट और फिर समाधान, ये सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग होते हैं। नाटक एवं फिल्म की पटकथा में अंतर। विद्यार्थियों, रंगमंच के नाटक और फिल्मों की पटकथा में कुछ आधारभूत अंतर पाए जाते हैं। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं, जबकि फिल्मों के दृश्य छोटे छोटे होते हैं। इसी प्रकार नाटक में आम तौर पर सीमित घटनास्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रत्येक दृश्य फिल्मों में किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर, ध्यान से सुनिए। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
सब कुछ वहीं उसी वक्त घट रहा होता है, जबकि सिनेमा या टेलीविजन में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां एवं ध्वनियां होती हैं। आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, एक निश्चित अवधि के दौरान, जबकि फिल्म की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर अनेक वर्षों तक की अवधि में पूर्ण की जा सकती है। इसीलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। नाटक एवं फिल्म की पटकथा में अगला अंतर इस प्रकार है। नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है। ध्यान से सुनिए, लीनियर मतलब एक रेखीय होता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके हम घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक, विद्यार्थियों इसे ध्यान से सुनिए तथा समझिए। अति महत्वपूर्ण विषय है पटकथा लेखन का यह है। फ्लैशबैक क्या होता है? फ्लैशबैक वह तकनीक होती है जिससे अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपके समक्ष रांगे राघव की कहानी गूंगे का एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। माना कि हम रांगे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। आगे सुनिए। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है, और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहां कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। विद्यार्थियों, फ्लैशबैक तकनीक के बारे में जानने के उपरांत आओ जाने फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक क्या है। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक है जिसमें हम भविष्य में होने वाले किसी हादसे अर्थात घटना को पहले से ही दिखा पाते हैं। मैं फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक समझाने के लिए आपके समक्ष मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य हम लेते हैं जहां शाम के बाजार जाने के बाद वीना घर को ठीक ठाक कर रही है और तभी उसे वो मोज़ा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे विद्यार्थियों, मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए और हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करें
तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीना के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथ लग गए हैं। वो पूरे परिवार तथा पड़ोसियों के सामने मौजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिराकर उसे बुरा भला कह रही हैं। तो ये तकनीक जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आगे जानेंगे कि इस तकनीक को हम किस नाम से पुकारते हैं। ध्यान से आगे देखिए। विद्यार्थियों, इसे फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक कहते हैं। हम इस दृश्य के बाद वर्तमान में वापस लौटते हैं और वीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा छिलके मौजे में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हीटर पर चाय का पानी रखने के लिए चली जाती है। यहाँ एक तथ्य ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हमें वर्तमान में वापस लौटना जरूरी होता है, ताकि दर्शकों के मन में किसी भी प्रकार का असमंजस ना रहे। विद्यार्थियों, पटकथा लेखन में अगला महत्वपूर्ण तत्व देश काल स्थान का समन्वय है। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में एक सुविधा यह भी रहती है कि हम एक ही समय खंड में भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित होने वाली घटनाओं को दिखा सकते हैं। जैसे हम अंडे के छिलके का ही उदाहरण लें। जिस समय वीना फ्राइंग पैन में अंडे डालकर हलवा बनाना शुरू करे, उसी समय हम दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरते हुए उसे पैसे दे रही हैं। हम फिर अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि वीना का हलवा लगभग बन गया है और उधर से जमुना देवी घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। फिर हलवा, फिर जमुना देवी, आदि आदि। विद्यार्थियों, इस प्रकार की युक्ति कई बार पटकथा में नाटकीय तनाव बढ़ाने में काफी सहायक होती है। अब आपके समक्ष दृश्य, जो पटकथा की मूल इकाई होती है, उसे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। विद्यार्थियों, एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। इन तीनों में से किसी भी एक तत्व के बदलने के साथ ही दृश्य भी बदल जाता है। आओ इसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। यहां हम रजनी पाठ का उदाहरण लेते हैं। ध्यान से सुनिए। आपके समक्ष दृश्य एक प्रस्तुत कर रहा हूं। लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट में आरंभ होता है दृश्य एक। समय दोपहर का, क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य दो। अगले दिन अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त दिन का ही है। दृश्य तीन। उसी दिन रजनी का फ्लैट और समय है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य हैं।
मान लीजिए कि पहले दृश्य में हम यह दर्शाते कि रजनी और लीलाबेन आपस में बातें करते करते रसोई घर में चली जाती, तो समय, कार्य, व्यापार, चरित्र सब समान होते हुए भी दृश्य संख्या बदल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि घटनास्थल बदल गया है। अब हम वह दृश्य देखते हैं जिसमें रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी हुई अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही है। मान लीजिए रजनी को 15 से 20 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इतना लंबा दृश्य यदि केवल रजनी के बैठे रहने का दिखाया जाए तो दर्शक बोर हो जाएंगे। अतः ऐसी अवस्था में दृश्य की पटकथा को इस प्रकार लिखा जाएगा। उसमें कट टू, डिसॉल्व टू, कट टू तकनीक का प्रयोग करते हुए आगे दृश्यों का निर्माण किया जाएगा। अब मैं आपके समक्ष रजनी पाठ का एक नया दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। यह दृश्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है। बाहरी कक्ष है, दिन का समय है और अंदर का दृश्य है। एक व्यक्ति आता है। आप देख भी रहे हैं, शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है उसका आगे नाम लिखा हुआ है दरवाजे पर, शिक्षा अधिकारी। एक व्यक्ति आता है। वह अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर अंदर जाता है। लौटकर उस व्यक्ति को अंदर जाने का संकेत करता है। रजनी के चेहरे पर तनाव झलकता है। इस दृश्य में विद्यार्थियों डिसॉल्व टू तकनीक का प्रयोग हुआ है। अब मैं आपके समक्ष पटकथा लेखन का प्रारूप क्या है वह समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला बिंदु है दृश्य निर्धारण। ध्यान से सुनिए। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। मैंने आपको रजनी पाठ के एक उदाहरण के माध्यम से दृश्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है अच्छी तरह समझाया है। अगला बिंदु है लेखन का विशेष तरीका। पटकथा लेखन का प्रारूप का दूसरा बिंदु जो है लेखन का विशेष तरीका है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। दृश्य संख्या के साथ सदैव दृश्य की लोकेशन अथवा घटनास्थल लिखा जाता है। वह कमरा है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है आदि। उसके बाद घटना का समय लिखा जाता है। दिन है, रात है, सुबह है या शाम। अभी पीछे मैंने आपको रजनी पाठ का शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक दृश्य दिखाया जिस पर दरवाजे पर लिखा था शिक्षा अधिकारी का कार्यालय। उसके बाद बाहरी कक्ष उसका जो है दृश्य का स्थल है, घटनास्थल। उसके बाद दिन का समय था और दृश्य अंदर का था। तो यह लेखन का एक विशेष तरीका है जो पटकथा के लिए अति अनिवार्य है। पटकथा लेखन का प्रारूप तीसरा बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, बाह्य तथा आंतरिक। ध्यान से सुनिए तथा समझिए। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है वह यह है कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में
अंदर या बाहर। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इंटीरियर के लिए INT और एक्सटीरियर के लिए EXT। पटकथा लेखन का चौथा अहम तत्व है तकनीकी शब्दावली। यह पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वीकृत प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई तकनीकी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व संपादक को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। विद्यार्थियों, कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए। कट टू पटकथा की हर छोटी बड़ी घटना को एक दूसरे से जोड़ना कट टू कहलाता है। अन्य शब्दों में कहें तो कट टू पटकथा के 2 दृश्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगली तकनीकी शब्दावली है डिसॉल्व टू। विद्यार्थियों, पटकथा में डिसॉल्व टू में 2 दृश्यों को एक दूसरे पर एक साथ दिखलाया जाता है। पहले दृश्य के शॉट पर दूसरा दृश्य छा जाता है। पहला दृश्य गायब हो जाता है और दूसरा शॉट दिखलाई पड़ने लगता है। क्या है फेड आउट? ध्यान से सुनिए। पटकथा में जब पूर्व शॉट धीरे धीरे ब्लैक में बदलते हुए समाप्त हो जाता है तो उसे फेड आउट कहा जाता है। फेड आउट के बाद फेड इन होता है और नए दृश्य की एंट्री होती है। तो ये थी कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट तकनीकी शब्दावली जिसका प्रयोग पटकथा के दृश्य निर्माण में किया जाता है। विद्यार्थियों, ये थी आज की मेरी प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के अंत में मेरे अनुसार आपने यह समझ लिया होगा कि पटकथा की रचना नाटक की तरह की जानी चाहिए। पटकथा में पात्रों के चरित्र चित्रण तथा विकास का ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग घटना स्थलों के अनुसार दृश्य योजना की जानी चाहिए। कथानक के क्रमिक विकास की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कथानक में द्वंद्व तथा टकराहट भी होनी चाहिए। अंत में समस्या का समाधान भी निकलना चाहिए, तभी एक पटकथा सार्थक पटकथा बनती है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी जान लिया होगा कि पटकथा लेखन में फ्लैशबैक तथा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, अति अनिवार्य है। पटकथा लिखते समय दृश्य संख्या के साथ
दृश्य की लोकेशन, घटना का समय आदि, जैसे दिन, रात, शाम, सुबह आदि भी लिखा जाना चाहिए। पटकथा लेखन में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व संपादक को उनके काम में बहुत सहायता पहुंचाती है। विद्यार्थियों, आज पटकथा लेखन में डिजिटल जो युग आ गया है उसमें कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर स्वतः गलती पकड़ लेता है। कंप्यूटर पर पटकथा लेखन का बना बनाया प्रारूप होता है, वह स्वतः ही गलती पकड़ लेता है। अतः पटकथा ध्यानपूर्वक लिखी जानी चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको कथा पटकथा की मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आओ मैं आपके लिए कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न लेकर आया हूं, उनकी ओर आपको ले चलूं। पुनरावृत्ति के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पहला, अतीत की घटनाओं को वर्तमान में दिखाना डैश तकनीक कहलाता है। फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड। तो इसका उत्तर अतीत की घटनाओं को दिखाना वर्तमान में फ्लैशबैक तकनीक कहलाता है। आगे ध्यान से सुनिए। नाटक की पटकथा का विकास डैश होता है। एक रेखीय, दो रेखीय। तो इसका उत्तर है एक रेखीय। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष। पटकथा लेखन एक परिचय के लेखक डैश हैं। ऑप्शन है मनोहर श्याम वर्मा, मनोहर श्याम जोशी। क्या उत्तर है इसका विद्यार्थियों? इसका उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। चौथा वाक्य आपके समक्ष है। पटकथा को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो चीज चाहिए वो होती है, ऑप्शन है कथा या दृश्य। पटकथा को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो चीज चाहिए वो क्या होती है? वो होती है कथा। निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत का चयन करें। पहला वाक्य, दृश्य पटकथा की मूल इकाई होता है। यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन विद्यार्थियों सही है। दृश्य पटकथा की मूल इकाई होता है। दूसरा वाक्य है, अंडे के छिलके के रचयिता मोहन राकेश हैं। यह कथन सही है या गलत? यह कथन भी सही है। तीसरा वाक्य, पटकथा में दृश्य बड़े बड़े होने चाहिए ताकि कथानक में गति आए। कथन सही है या गलत? यह कथन गलत है, क्योंकि पटकथा में दृश्य छोटे छोटे होने चाहिए। अब आपके समक्ष अंतिम वाक्य प्रस्तुत कर रहा हूं। रांगे राघव द्वारा रचित कहानी का नाम गूंगे है। क्या यह कथन सही है या गलत? तो विद्यार्थियों, यह कथन भी सही है। रांगे राघव द्वारा रचित कहानी का नाम गूंगे है, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी इस प्रस्तुति में दिया है। विद्यार्थियों, आपने मेरी इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुना तथा समझा। मैं अंत में
आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।